बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और क्विज़ की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। कुछ कर रहे होंगे। मैंने भी थोड़ी सी तैयारी करने की कोशिश की है, तो जो उसके अंदर जो है ना थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमें तीनों दिन में पढ़ाया गया। तो कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसको ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो मिल बांट के, जैसे हमने पहले टेस्ट दिया था, इंशाल्लाह हम इस दफ़ा भी देंगे। और कि उन्होंने हमें दूसरे बैच के साथ मिक्स कर दिया हुआ है। खैर, कोई बात नहीं। तो डे 1 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। पढ़ाया तो हमारे मेंटर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो चीज़ें समझ आई हैं तो वो हाज़िर खिदमत हैं। सबसे पहले बात होती है जी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की, सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स की, डीप लर्नर्स की, ठीक है। तो ये सारे ही एक सीक्वेंस में आ रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए हमें सेल्फ रेगुलेटेड होना पड़ता है, डीप लर्नर होना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इस तरह से हों, डीप लर्नर्स हों, तो हम सेल्फ रेगुलेट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डीप लर्नर्स बन जाएं तो हम एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव कर सकते हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन उस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटेंसी अचीव करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि डीप लर्निंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अब जो डीप लर्नर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली जो डीप लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, यानी कि वो हर वक्त अपनी जो उनकी कॉम्पिटेंसी है उसको अपडेट करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, तो वो एक्टिव लर्निंग होते हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसके अंदर एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो एरियाज़ हैं डीप लर्निंग के ना, उनको हमें सॉर्ट आउट करना है पहले से। उनको हमने अलग से करना है कि हम कौन से एरिया में डीप लर्न करना चाहते हैं। हर एरिया में हम डीप लर्निंग नहीं कर सकते, तो इससे हमारा जो टाइम है तो वो बच जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा, और हम जो है वो रेगुलेटेड रहेंगे, ओरिएंटेड रहेंगे, और हम अपनी जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव कर सकेंगे। अच्छा जी, दूसरा इसके बाद थोड़ी सी बात हुई थी लर्निंग साइकिल की। उसकी हमें उन्होंने दोबारा से दिया था इनको कि लर्निंग साइकिल क्या था, ठीक है। फिर उन्होंने लर्निंग साइकिल बताने के बाद जो है ना हमें सर ने बताया था कि लर्निंग और टीचिंग के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो टीचिंग जो है उसकी डिस्कशन हुई कि वो स्प्रेड ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और उसमें अथॉरिटी जो है वो हाई लेवल पे होती है, उसका लेवल हाई होता है अथॉरिटी का, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होती है। जबकि जो लर्निंग है दैट इज़ अ गेन ऑफ नॉलेज, कि जो चीज़ बताई जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, जैसे अब जो चीज़ हमें पढ़ाई गई है, क्या हमने वो गेन की है, दिस इज़ लर्निंग, ठीक है। और इसमें जो लर्नर है उसकी अथॉरिटी लेवल लो होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि लर्निंग जो होती है वो वाइड स्प्रेड होता है। हम सिर्फ सब्जेक्ट लर्न नहीं कर रहे होते, हम एटीट्यूड्स भी लर्न कर रहे होते हैं, हम स्किल्स भी लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो लर्निंग जो है वो ज़्यादा वास्ट है और वो गेन होने की बात है। और उसमें जो आल्दो के तो जो अथॉरिटी है, जो लर्नर है, उसका अथॉरिटी लेवल है वो लो है, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड द लर्निंग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं कि दूसरे लर्निंग को जो डिफ़ाइन किया जाता है, तो दैट इज़ द चेंज इन बिहेवियर विद एक्सपीरियंस, ठीक है। कि जो कोई आपका एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस के साथ जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। दूसरी आती है इसके बाद जो चीज़ डिस्कस की गई, दैट वाज एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन में क्या है कि लर्निंग को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कहते हैं कि ये एजुकेशन जो है इसमें हम एक प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग द सिस्टमैटिक एजुकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ गिविंग नॉलेज स्किल इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। कि एजुकेट करना किसी को, जिसमें कि हम एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी डिवाइस्ड है उसके अंदर जो एजुकेशन पैरामीटर्स हैं उनके तहत रहते हुए हम दे रहे हैं और ले रहे हैं, एक एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर हम अपनी नॉलेज और स्किल को कंट्रीब्यूट करें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और दूसरा हम इसको मज़ीद डिस्क्राइब इस तरह करते हैं कि वो तमाम टीचिंग्स जो सिस्टमैटिक हों, ठीक है, किसी सिस्टम के तहत हों। जैसे अब हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो हमारे सिस्टम्स जो हैं सारे, मसलन एनाटमी में हम पढ़ा रहे हैं,
तो ग्रॉस एनाटमी पढ़ा रहे हैं, एक सिस्टम के तहत पढ़ा रहे हैं, उसका करिकुलम, उसकी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिवाइस हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम के तहत टीचिंग हो और उसको हम सर्टिफाई कर सकें, दो लफ्ज़ इसके अंदर शामिल हो जाते हैं टीचिंग में, सिस्टम एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो उसको हमने सर्टिफाई भी करना है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एजुकेशन है। या जैसे कहते हैं मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने एफएससी कर ली, या मैंने एमबीबीएस कर लिया, क्योंकि मुझे उसकी सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। एक सिस्टम के तहत मैंने वो एजुकेशन ली है, वो टीचिंग ली है और वो सर्टिफाइड है। इसमें उन्होंने मिसाल दी थी फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी को सिखाते हैं कि जो उन्होंने 2 पेज खोल कर दिखा भी दिए लेकिन उसको सर्टिफाई ना किया, ठीक है, तो ये सिर्फ लर्निंग तक रह जाएगी, इसको कहेंगे। अच्छा, अब दूसरी उन्होंने बात की थी कि गुड टीचिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो गुड टीचिंग का मतलब है ये होता है कि उसमें सिर्फ टीचिंग ही नहीं होती, इसमें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि उसकी असेसमेंट भी होती है। फिर कम्पिटेंसी की थोड़ी सी डेफिशिएंसी कि कम्पिटेंस क्या होती है कि जो है ना कि एक स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड परफॉर्म टू अ स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है। कि जो एक इंडिविजुअल है कॉम्पिटेंट, हम उसको कब कहेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है, जब वो अपनी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को परफॉर्म करेगा या उनको गेन करेगा टू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन उन्होंने तब बताई थी कि एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एट द प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एट अ प्रोफेशनल लेवल, दिस इज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अच्छा, दूसरा उन्हें क्या चाहिए कि लर्निंग और ट्रेनिंग के अल्फाज इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंस की जहाँ हम बात कर रहे थे, तो कॉम्पिटेंस जो है इसको चेरिश्ड होना चाहिए, ठीक है। कैसे चेरिश किया था, उसमें है कि कैन दे डू इट कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ठीक है, कि क्या वो इसको कर सकते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, क्या उसको कर सकते हैं, एंड हाउ डू दे डू इट, ठीक है। वो रियलिटी में कि अल्टीमेट आउटकम के जो रियलिटी में, और फिर उसके बाद हम देखते हैं रियलिटी के किस तरह से रियल बेस एनवायरनमेंट में, पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट में मसलन आप अपने जो ट्रेनी हैं उसको सिखाते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कि क्या वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखते हैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर, देखते हैं कि क्या उसने किस तरीके से अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है, ठीक है, यानी कि उसकी अल्टीमेट आउटकम क्या रही, उसने एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में कैसे परफॉर्म किया, और क्या ये वही थी रिक्वायर्ड आउटकम जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा जो है तो ये हम इसको इस तरह से चेरिश कर सकते हैं कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में चेक करना है और फिर उसको रियल बेस सिनेरियो में चेक करना है, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल हमारे वार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंट हैं, कि एक बच्चे को मैंने अपने सामने एक टेस्ट परफॉर्म करने को दिया है, तो मैं उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट वो मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर क्या वो कर सकता है, और फिर जब वो एग्ज़ाम में जाके उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, तो वो रियल बेसिस की हो जाएगी असेसमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जब हम अपने ट्रेनिंग को देखते हैं कि क्या वो अंदर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सकता है अंडर सुपरविजन, और फिर क्या वो बाहर अपने क्लिनिक पे प्राइवेट जब वो अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव कर चुका है, तो क्या वो उसको रियल बेस में भी कर सकता है, और क्या ये वो उस अल्टीमेट आउटकम उसके बराबर है, उस लेवल पे है, उस स्टैंडर्ड पे है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हुई हैं उसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं, इसमें हमने दोबारा से इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के बनने के लिए हमें सेल्फ रेगुलेट होना पड़ता है, ठीक है। और सेल्फ रेगुलेट अगर सेल्फ रेगुलेट लर्नर्स जब होते हैं तो वो डीप लर्नर्स करते हैं, ठीक है। और जो डीप लर्नर्स वो एक्चुअली एक्टिव लर्नर्स होते हैं, और उसमें जो डीप लर्नर्स एक्चुअली होते हैं तो वो अपने एरियाज़ को सॉर्ट आउट करते हैं कि किस में उन्होंने डीप लर्निंग करनी है ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। तो इस तरह से वो ये लर्नर बनने के बाद अपना लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव कर लेते हैं। दूसरी इसके अंदर हमने जो चीज़ देखी दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें कि टीचिंग वाज अ स्प्रेड ऑफ नॉलेज, अथॉरिटी का लेवल हाई है और इट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जबकि लर्निंग जो है दैट इज़ द गेन ऑफ द नॉलेज, अथॉरिटी का लेवल लो है, और लर्निंग जो है वो दैट इज़ वाइड स्प्रेड है, ठीक है। कि जो हमने मसलन जो हमें कोर्स में पढ़ाया गया वो जो है वो हम तक पहुंचा है तो वो लर्निंग है, ठीक है। एंड लर्निंग इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ चेंज इन बिहेवियर विद एक्सपीरियंस। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग द सिस्टमैटिक एजुकेशन, इसमें सिस्टम भी आती है और सर्टिफिकेशन भी आती है। यह प्रोसेस ऑफ गिविंग नॉलेज स्किल इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ सर्टिफाइड, ठीक है।
सर्टिफिकेशन के बगैर एजुकेशन नहीं कंप्लीट, एजुकेशन पूरी नहीं होगी, ठीक है, और वो सिर्फ लर्निंग तक रह जाएगी। फिर हमने उसके बाद अच्छा पढ़ाने के लिए जो 2 चीज़ें देखी इसमें, टीचिंग प्लस असेसमेंट, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि इंडिविजुअल नोज इंडिविजुअलाइज नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड परफॉर्म टू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे यह एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोफेशनल लेवल। और कॉम्पिटेंसी को हमने चेरिश करना है, किस तरह के क्या वो कर सकते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और वो कैसे कर सकते हैं, हाउ डू दे डू इट इन द रियल बेस्ड एनवायरनमेंट। अल्टीमेट आउटकम हमने वहाँ पे देखनी है, और ये हमने देखना है कि क्या ये वही थी जो हमें रिक्वायर्ड थी या नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जब हमें कोई अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, और जो है ना उनको कहते हैं कि जी ये डिसअपॉइंटिंग है, ये जो केयरलेस एटीट्यूड है इनका, और इस तरह की बातें करते हैं। तो हम कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं और उनकी भी हेल्प कर सकते हैं बाय द होप फ्यूचर चेंज मॉडल। अच्छा जी, यानी हमने होप रखनी है, और ये जो है ना दुनिया में चेंज लाने का एक ही तरीका है। और हमने ये नहीं सोचना कि ये जो हैं ये माठे हैं, अपने अंदर भी होप पैदा करनी है और अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी होपफुल रहना है, ठीक है। तो हम प्लानिंग इसकी करेंगे अब प्रेजेंट में, और चेंज कहाँ आएगी, फ्यूचर के अंदर चेंज आएगी। तो हमने इसको क्या करना है जी, कैसे अपने आप को चेंज करना है, अब मोटिवेट करना है, प्लानिंग करनी है, गोल सेट करने हैं, और उनको फिर स्टैंडर्ड गोल्स जो हैं उनके साथ कंपेयर भी करना है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन अपनी भी और अपने स्टूडेंट्स की भी मोटिवेट करेंगे, प्लान करेंगे, गोल्स सेट करेंगे कि हमारे गोल्स क्या हैं, और उनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात थी ऊपर होप फ्यूचर चेंज मॉडल के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे थोड़ी सी इसके अंदर इंट्रो थी असेसमेंट के बारे में। तो उन्होंने हमें स्लाइड दिखाई थी जिस पे बताया हुआ था कि हम एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्कोर करते हैं, असेस करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। एक स्लाइड। अब जो वर्ड असेसमेंट है ना, ये लैटिन वर्ब जो है एसडेरी से आया है, और एसडेरी का मतलब है टू सिट विद, किसी के साथ बैठना, ठीक है। और इसमें असेसमेंट में एक्चुअली जो है ना, असेसर जो है ही और शी सपोज टू सिट विद द लर्नर्स, ठीक है। और दिस एम्प्लाइज दैट इट इज़ समथिंग वी डू विद एंड फॉर द स्टूडेंट्स, कि हम स्टूडेंट्स के साथ और उनके लिए असेसमेंट करते हैं, एंड इट इज़ नॉट टू द स्टूडेंट, उनको असेस नहीं करते, ठीक है। हम ये असेसमेंट उनके साथ और उनके लिए करते हैं, उनको असेस नहीं करते। सो दिस इज़ द असेसमेंट। जब हम इसको जो है ना एवेल्यूशन से कंपेयर करते हैं, तो दोनों को ऑफन इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, असेसमेंट को भी और एवेल्यूशन को भी बदल बदल के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असेसमेंट जो होती है वो होती है लर्नर्स की, ठीक है, जबकि एवेल्यूशन होती है किसी सिस्टम की, ठीक है, प्रोग्राम की, किसी कोर्स की। अब सिस्टम मसलन हमारे पास डीएमई का सिस्टम है, यूएचएस है, एनएमयू है, ठीक है, तो हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, और प्रोग्राम की कर सकते हैं या कोर्स की कर सकते हैं, मसलन एमबीबीएस का कोर्स है, बीडीएस का कोर्स है, तो ये एवेल्यूएशन होती है, जबकि असेसमेंट हमेशा लर्नर की होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरी आती है कि असेस हम कैसे करते हैं। असेसमेंट करने के लिए हम उसको फर्दर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसे आप मार्किंग लिस्ट यूज़ करते हो या, ठीक है, तो हम उसकी मार्किंग करते हैं, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं असेसमेंट को। और स्कोरिंग क्या होती है, स्कोरिंग इज़ अ प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू असेसमेंट। जब हम असेसमेंट को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग, कि हम असेसमेंट की स्कोरिंग करें। Procedure of assigning a numerical value to the assessment. ठीक है, फिर इसके असेसमेंट की जी टाइप्स बताई गई थी, ठीक है, कि इसके असेसमेंट की जो है ना 2, इसमें सूप स्टोरी भी बताई थी, आगे फिर दोबारा भी रिपीट हुई थी हमारे 3rd डे पे ये बात, कि सूप स्टोरी है कि सूप जो है ना वो बनाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद अब उसकी असेसमेंट है उसको चखना, ठीक है। इंटेंशन क्या थी सूप की, कि सूप जब बनाते हुए बार बार चखा गया, उसका नमक, मिर्च, बाकी स्पाइसेस, ठीक है, तो इंटेंशन ये थी कि इसको इम्प्रूव किया जाए। और असेसमेंट ये थी कि इसको जो है उसकी असेसमेंट क्या है कि इसको चखना है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट है जब कुक जो है वो चखता है, और समेटिव असेसमेंट है जब जो गेस्ट है वो चखता है। तो दैट इज़ अ समेटिव असेसमेंट, जिस पे वो फाइनलाइज कर देता है कि बहुत अच्छा बना है या बहुत बुरा बना है। और अगर बहुत बुरा बना है ना तो दोबारा ना बनाइएगा, ठीक है। हाँ,
अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात आती है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम देखते हैं तो ये जो है ना कि ज़्यादा पावरफुल है अगर वर्ल्ड में, अगर हम इसको देखा जाए। और इट इज़ फॉर्मेटिव इज़ फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्न कराने के लिए कि आपने कुछ थोड़ा सा चंक पढ़ाया है, फिर आपने उसकी असेसमेंट कर ली, कुछ टेस्ट ले लिया, ठीक है, कोई सब स्टेज ले ली, ठीक है, कोई वार्ड टेस्ट उसका ले लिया, कोई बेड साइड टेस्ट ले लिया, तो ये आपने इसकी और उसके ऊपर आपने उसको फिर फीडबैक भी दिया, ठीक है। तो ये हमने इन लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करनी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड इट इज़ फॉर लर्निंग, टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। और ये फ्यूचर अचीवमेंट के ऊपर बेस्ड होती है कि फ्यूचर में हमें इसके क्या सेट मज़ीद जो है हम अपने गोल्स को कैसे स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हैं, कैसे इनको एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए। और इसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमिलेशन का कोई पहलू नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ह्यूमिलेट नहीं हमने करना अपने जो हमारा जो लर्नर है उसको ह्यूमिलेट नहीं करना। और ये है ना, ये ड्यू प्रोसेस के दौरान होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल जो हम इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, और जो अमेरिकन सिस्टम है वो इसको फॉलो कर रहा होता है, जबकि समेटिव जो होती है ना ये लेस पावरफुल है, ठीक है। और इट इज़ समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब पूरी लर्निंग हो चुकी, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका, तो उसकी एंड ऑफ द टर्म के ऊपर हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, दैट इज़ समेटिव लर्निंग, ठीक है। और ये जो फ्यूचर अचीवमेंट के ऊपर बेस नहीं होती, इसमें जो है ना फीडबैक भी बाज़ होता है, बाज़ नहीं होता। दूसरा, इसकी इंटेंशन जो है मतलब सर्टिफिकेशन है कि सर्टिफाई करना है अब आपने कि इसने ये पूरा कोर्स पढ़ लिया है या इसने ये पूरा जो है अपना ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, तो ये अब एग्ज़ाम लेकर इसको हम डिफरेंट असेसमेंट टूल्स के ज़रिए सर्टिफाई कर सकें कि ये अब एक गोल्ड स्टैंडर्ड ये अचीव कर चुका है अपनी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी लेवल एक अचीव कर चुका है, ठीक है। तो वो दैट इज़ इट इज़ फॉर कॉम्पिटेंसी फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है, एंड इट इज़ एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और जो समेटिव असेसमेंट है, जो हमारा यूके बेस्ड सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है हमारे जैसे हम भी यूके बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं कि जी हर सालाना इम्तहान ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यूके सिस्टम जो है ना वो इसको फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, फिर इसके बाद बात हुई थी बीच में कुछ एम्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, आउटकम्स की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एम क्या मतलब है, एम है विश, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एग्ज़ाम्पल दी गई थी कि मतलब मेरा एम है कि मैंने लाहौर जाना है, या मेरा एम है कि मैंने MBBS करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज़ मेथडोलॉजी, स्ट्रेटजी, ठीक है ना, कि कैसे जाना है, अब किससे किससे लाहौर जाना है, उसके अंदर जो 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 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, या मैंने कैसे अपना MBBS करना है उसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, दैट दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स की जगह जो नया वर्ड आ गया दैट इज़ द आउटकम्स, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वर्ड रादर देन द ऑब्जेक्टिव टू स्टे। तो ऑब्जेक्टिव्स को हमने जो है ना वो निकाल दिया और आउटकम इज़ द बेटर वर्ड, ओके जी। उसके बाद एक बात हुई थी जी कि जो गुड एग्जामिनर या गुड असेसर है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने नंबर 1 है कि जो SLOs नंबर 1 बनाए थे, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बने थे, नंबर 1 ये है कि कोई गुड एग्ज़ाम की, किसी गुड एग्ज़ाम या असेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये बताए थे कि जी जो सबसे पहले एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि SLOs को असेस करे, जो भी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बन चुके थे उनकी असेसमेंट हो। नंबर 2 उनके साथ अलाइंड हो। नंबर 3 टाइम बाउंड हो, ठीक है। नंबर 4 एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। और नंबर 5 उस असेसमेंट का फीडबैक होना चाहिए। तो ये 5 खसूसियात बताई गई थी एक गुड एग्ज़ाम की कि अच्छा इम्तहान क्या होता है या अच्छी असेसमेंट क्या होती है। जो SLS को फॉलो, नंबर 1 SLS को असेस करे। नंबर 2 उनके साथ ही अलाइंड हो, जो SLS को के उसके मुताबिक ही पूछा जाए। नंबर 3 टाइम बाउंड हो, ठीक है। नंबर 4 कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, और नंबर 5 उसका फीडबैक हो। अब सवाल ये आता है जी कि हम जो इतना असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम वाई आर वी डूइंग असेसमेंट, हम असेसमेंट कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग के लिए, और अगर हम समेटिव की बात करें तो हम सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात है कि हम असेस क्या कर रहे हैं। हम असेस कर रहे हैं, नंबर 1 फॉर्मेटिव में असेस करते हैं जी लर्निंग हो रही है डिज़ायर्ड लेवल पे या नहीं हो रही, और दूसरा उसकी कॉम्पिटेंसी अचीव हो रही है। ओवरऑल हम इसकी कॉम्पिटेंसी लेवल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है।
अब हम कैसे असेस करते हैं, तो हम डिफरेंट असेसमेंट टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम करते हैं, उन सब से आप वाकिफ़ हैं। MCQs हैं, SAQs हैं, टोक्स है, डोक्स है, ठीक है, MPGs हैं, वाइवाज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा हाउ वेल इज़ असेसमेंट वर्किंग, ठीक है, कि कितनी असेसमेंट कितनी अच्छी है और कितना ये जो है इसका जो है इम्पैक्ट कितना बेहतर है, हाउ वेल कितने अच्छा ये काम कर रही है। तो उसके लिए हमने इन्होंने कुछ बताया था कि जी डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स है, ये हम आगे इसकी डिटेल देखेंगे, ये सिर्फ इंसाइट है। और फिर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, और फिजिबिलिटी, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारी असेसमेंट कितनी बेहतर है। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है ना, मेरा ख्याल है इसका हम लास्ट था नहीं, और भी आगे चल रहा है अभी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात होगी। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम पहले भी कर चुके हैं अपने फर्स्ट सेशन में, तो उसके अंदर हमारे पास KSA मॉडल है। अब KSA इज़ नॉलेज एज पर स्केल A फॉर द एटीट्यूड ना, तो उसके लिए जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने इनको वर्ड्स दिए थे, नॉलेज को दिया था कॉग्निशन का, ठीक है, और स्किल के लिए हमने साइकोमोटर का वर्ड यूज़ किया, और एटीट्यूड के लिए अफेक्टिव का किया था। अब तो कॉग्निशन को हमने फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट किया कि कॉग्निशन का मतलब है नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। दूसरा साइकोमोटर की जहाँ बात हुई थी, यहाँ जहाँ मोटर है, मोटर का लफ्ज़ आ गया, तो ये है स्किल से रिलेटेड, करके दिखाना, तो मोटर एंड द परपिचुअल स्किल्स, ठीक है। तीसरा था अफेक्टिव, अफेक्टिव है कि एटीट्यूड और इंटरेक्ट, कि उसकी इंटरेक्शन कैसी है अपनी बाकी लोगों के साथ, एटीट्यूड कैसा है। अब जब नॉलेज की सिर्फ हम बात करते हैं या कॉग्निशन की लेवल की बात करते हैं, तो कॉग्निशन को हमने डिवाइड कर लिया था C1, C2 एंड C3 में। तो C1 तो था, आपको पता होना चाहिए, सिंपल नॉलेज है, ठीक है। C2 वॉज लो ऑर्डर थिंकिंग। अब लेकिन C3 जो है ना, उसमें हमने एनालिसिस भी किया, क्रिएट भी किया, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग होगी, ठीक है। इसके बाद हमें कॉग्निशन के कुछ स्टेप्स बताए थे, एक उनकी इसकी पिक्चर दिखाई थी जिसके अंदर जो हमारे पास जो है ना 6 पॉइंट्स थे कि कॉग्निशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो उसके अंदर नंबर 1 पे तो नॉलेज आता है, नंबर 2 पे उसकी इवैल्यूएशन आती है, फिर सिंथेसिस के बनाना उससे, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको अप्लाई या एप्लीकेशन, और आखिर में कॉम्प्रीहेंशन। तो ये 6 स्टेप्स हैं कॉग्निशन के, नॉलेज, इवैल्यूएशन, नॉलेज की इवैल्यूएशन, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ सिंथेसाइज करना, बनाना, उसको एनालाइज करना, उसको अप्लाई करना और उसको कॉम्प्रीहेंड करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, इसमें साइकोमोटर के भी हमारे पास जो है ना 3 चीज़ें बताई, P1, P2 और P3। और इसका सर ने बड़ा अच्छा सी मिसाल दी थी। P1 इज़ जस्ट एन इनिशिएशन, कि जब आप कोई काम करते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग को आपने कहा कि चलो जी एब्डोमेन क्लोज़ करो, तो वो बहुत झिझक के क्लोज़ करता है, ठीक है, कि वो बड़ी एक सोई से और बड़े उससे जो है ना वो कर रहा है, और बीच में कोई उसको बुला ले तो उससे फिर कोई टांका ख़राब भी हो जाता है, कि जब काम करते हैं कोई और बुला ले तो फोकस ख़राब हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता। तो दिस इज़ इनिशिएशन, P1 लेवल। P2 के ऊपर है कंट्रोल, है कि जो आप जी स्टिचिंग कर रहे हैं जी, आप बड़े अच्छे से क्लोज़ कर रहे हैं, और एज अ जूनियर PG, ठीक है, और आप उसको जब काम करते जा रहे हैं, कोई बुला भी ले बीच में आवाज़ से, तो आप अपना काम करते रहते हैं, वो फोकस नहीं ख़राब होता। और ऑटोमेशन तो ये है कि जब काम करते हैं, ठीक है, और कोई साथ में कोई और भी आपको काम आ गया, कोई और भी आपने देख लें कि कोई पेशेंट बीच में ब्लीड कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको साथ साथ करें, तो बिल्कुल भी आपका कंट्रोल ख़राब नहीं होता, आपकी जो अपने आप के ऊपर जो है ना पूरा अबूर हासिल होता है। ऑटोमेशन, आप काम करते रहते हैं। इसके अंदर ड्राइविंग की मिसाल दी थी कि शुरू में जैसे बिल्कुल जब हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, अगर ज़रा सी तवज्जो इधर उधर हो जाए तो फोकस ख़राब होता है। दूसरे लेवल पे आता है कि जी आपका कंट्रोल बेहतर हो गया ड्राइविंग के ऊपर, कि कोई अगर आपको कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो फोकस ख़राब नहीं होगा। तीसरा है कि आप ऑटोमेटिक आप बातें भी करें, गाने भी सुन रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, तो दैट वाज ऑटोमेशन। फिर इफेक्टिव की बात हुई थी। अब इफेक्टिव में हमारे पास आई थी रिसेप्टिविटी, सिंपैथी और इंटरनलाइजेशन। रिसेप्टिविटी के पहले आप एक चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, उसको आप फील करें। सिंपैथी है कि आपको हमदर्दी है,
लेकिन इंटरनलाइजेशन कि आप ये फ़ील करें कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, या इसका बच्चा जो इस वक्त बीमार है, या इसका बच्चा जो ऑपरेट हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता इसकी जगह मेरा बच्चा होता तो मेरी क्या फीलिंग्स होती। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ इफेक्टिवनेस, दैट इज़ द इंटरनलाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम रिसेप्टिविटी पे आते हैं, फिर हम सिंपैथी पे आते हैं, और फिर हम इंटरनलाइजेशन पे आ जाते हैं। जी, उसके बाद नेक्स्ट एक बात आ जाती है कि हम अब किस तरीके से जो असेस करते हैं, तो उसके लिए हमने बार बार इसमें जो है ना वो असेसमेंट टूल्स जो अब हमने बात की थी पहले भी, अभी बात इस क्वेश्चन की बात की है, तो उसको फर्दर उन्होंने एलैबोरेट किया था कि हमारे पास एक मिलर्स ट्रायंगल होता है। मिलर्स एक साहब थे, उन्होंने हमारे लिए एक ट्रायंगल बना छोड़ा जिसमें कि 4 सीढ़ियाँ। ठीक है, इसके जो पौधे होते हैं ना, जो स्टेप्स हैं, दे आर 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले तो नोज़ है। ठीक है, तो नोज़ में कि उसको हमने बताया जी कि फॉर एग्जांपल ये थायराइड है, ये ऐसे होता है, इसकी ये एनाटमी है। ठीक है, और ये इसकी फिजियोलॉजी। तो ये दिस इज़ जस्ट सिंपल नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा है नोज़ हाउ। अब एक उसको बताते हैं कि एक पेशेंट है, वो एक नेक स्वेलिंग के साथ आ गई है, उसकी बड़ी सारी नेक स्वेलिंग है, उसके आप ऐसे से करेंगे, फिर आप देखेंगे अच्छा ये तो थायराइड लगती है। तो दिस इज़ नोज़ हाउ। ठीक है, शोज़ हाउ में आ जाता है मसलन फॉर एग्जांपल कि इन विट्रो आपके थायराइड का एग्जामिनेशन करके दिखा रही हैं, उसकी फर्दर स्किल्स वो करके दिखा रहे हैं। तो तीसरी है शोज़ हाउ, और आखिर में तो डज़। ठीक है ना, जो वो बच्चे नहीं छोटे करते कि आप कहते हैं ना 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 तोड़ना नहीं, और वो तोड़ देता है, दैट तो डज़ हो जाती है। तो ये आखिरी स्टेप जो है वो डज़ है। ठीक है, कि वो जो है उसको सारी चीज़ें पता हैं, और वो जो है ना बस अपना वो कर लेता है। हर स्टेप के डिफरेंट असेसमेंट टूल्स हैं। पहले जो नोज़ है सिंपल, उसके ऊपर तो आप फैक्चुअल टेस्ट लगाते हैं, मसलन आप उसको SAQ दे देते हैं, आप उसको MCQ दे देते हैं। दूसरा जो है नोज़ हाउ के ऊपर आप उसको जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट इसके लगाते हैं, इसके भी अंदर SAQs भी आ जाती हैं, MCQs भी आ जाती हैं, जिसका कॉग्निशन लेवल हाई होगा। ठीक है, फिर हम इन टूल्स की थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। तीसरा शोज़ हाउ में हमारे पास है, ये हम इन विट्रो जो है ना वो प्रोफेशनल असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डस में हम जो परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं वो इन विवो करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास उसके बाद टूल्स की भी बात हुई थी कि टूल्स हमारे पास MCQs हो गए, EMOs हो गए, SAQs हो गए, OSCE हो गई, वीडियोज़ हो गई, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट होगी, फॉर एग्जांपल मिनी सेक्स या डूप्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसके अंदर सवाल हमारे पास आया था कि हमने अभी किया कि कितनी वेल जा रही है असेसमेंट, तो उसके अंदर एक चीज़ की बात की थी हमने, वैलिडिटी की। ठीक है, कि कितना वैलिड है, फिर उसका डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स कितना है, और इसमें हमने बात की थी उसकी जी रिलायबल कितना है, फिजिबल कितना है, ये सारी बातें की थी। ठीक है, अब जो वैलिडिटी की फिर बात करते हैं, तो वैलिडिटी की डिफरेंट किस्में होती हैं। एक मसलन कंटेंट वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी है, और फिर C से एक और कंस्ट्रक्ट होती है, एक C से और कॉन्सिक्वेंस होती है। तो 3 वैलिडिटियाँ तो C से हो गई ना, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। तो एक फेस की होगी और एक प्रेडिक्टिव होगी। अच्छा जी, फिर हमें उन्होंने गूगल करने को कहा था जी कि आप सारी वैलिडिटीज़ को गूगल करें और उनको देखें। तो कंटेंट वैलिडिटी है कि मसलन जितना आपने पढ़ाना या सिखाने में कंटेंट का परसेंटेज या लेक्चर आवर्स रखे होंगे, ठीक है, तो इम्तहान में भी जो टॉपिक की परसेंटेज, जो टॉपिक्स आए हैं उससे रिलेटेड, उसकी परसेंटेज इतनी ही होनी चाहिए। मसलन हम फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी में अगर, या चले एनाटमी की मैं बात करती हूँ, उसके अंदर हम मसलन कहते हैं जी कि ग्रॉस हम जो है ना वो डेली क्लास होगी 2 घंटे की होगी ग्रॉस की। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या, और उसकी हम परसेंटेज रखते हैं कि जी इसका 80% जो है ना वो हम ऑलमोस्ट जो पूरे लेक्चर आवर्स होंगे इनका 80% में ग्रॉस को देंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी उसकी वेटेज जो है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन की जो परसेंटेज हम लगाएंगे वो 80% ही होना चाहिए। तो ये कंटेंट वैलिडिटी। दूसरी इसके बाद आई थी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी है क्या इम्तहान शक्ल से भी इम्तहान ही लग रहा है, अगर असेसमेंट हो रही है तो वाकई असेसमेंट ही हो रही है। ठीक है, और मतलब वो अपने कंटेंट से भी लग रहा हो कि वाकई असेसमेंट हो रही है। ठीक है, और उसका जिस बारे में असेस हो रहा है, मसलन अगर एनाटमी का इम्तहान है तो क्या वो एनाटमी का इम्तहान है, और इसके अंदर जो है ना कि कोई इस तरह की, बाकी इसकी इन्वायरमेंट भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो असेसमेंट ही लगे। अच्छा जी, तीसरी चीज़ इसमें थी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है,
तो उसमें है जो कि जब हम कोई इस चीज़ को असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी, तो उसकी टूल्स जो हैं ना, तो उनमें कैसे जब हम उसकी कैसे मॉडल चेक करते हैं तो उनकी टूल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हम उनमें आगे उनके केसों की टूल्स लिखते हैं कि हम ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह जब जिस परसेंटेज में हमने वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आगे कैसे के टूल्स लिखे होंगे, उसी तरह से उनकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कम्पिटेंसी चेक करते वक्त भी वही परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। जब हमने सवाल बनाने हैं, मसलन अगर हम कहेंगे जी कि मसलन मैं कहती हूँ कि मैंने थायराइड पढ़ाना है, तो मैं थायराइड पढ़ाने के अंदर जो है ना उसके लिए जो क्लिनिकल जो है ना नॉलेज जो है उसकी वो करूँगी, स्किल्स जो हैं वो चेक करूँगी। तो मुझे इसको भी जो है ना आगे इसी तरह से डालना है, क्लिनिकल ऑस्की के अंदर फॉर एग्जांपल डाल दूँगी इसको, ठीक है। तो उसकी ऑस्की जितने परसेंटेज में मैंने उसका क्लिनिकल उसको दिया होगा जी कि मैं इसको क्लिनिकली जो एग्जामिन करके बताऊँगी, तो उतनी ही परसेंटेज ऑस्की इसकी लगनी चाहिए, ठीक है। जितना मैं कहती हूँ कि इसकी जो है ना मैं इसको थ्रेटिकली पढ़ाऊँगी, थ्योरी बेस्ड पढ़ाऊँगी, MCQs करके पढ़ाऊँगी, SAQs पढ़ के, तो जो MCQs और SAQs उतने ही उसके लगने चाहिए, दोनों की परसेंटेज बराबर होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी जो है ये दो तरह से हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी है कि बेसिकली इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस किसी पर्टिकुलर टेस्ट के क्या हैं, ठीक है। अब होता ये कि इम्तहान में के जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, बच्चे वो पढ़ते नहीं हैं। तो बाज़ का अगर जो है ना आप देखें कि वो ज़रूरी हैं, तो आप उनको ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में डाल दें, ठीक है। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में डालें, और पहली दफ़ा बेशक आप उसको जो है ना उसके नंबर्स ना आप इंक्लूड करें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे वो चीज़ पढ़ने लग जाएंगे जिसको वो पहले इग्नोर कर रहे थे। अब कॉन्सिक्वेंस वैलिडिटी क्या है कि ये चीज़ नहीं आनी, ठीक है, ये टॉपिक नहीं आना, बच्चे पहले मार्क करा लेते हैं हमने कौन से टॉपिक पढ़ने किताब पे। तो वो टॉपिक जो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको एग्ज़ाम में डालना शुरू करें तो बच्चे वो पढ़ना शुरू होंगे। अच्छा, इसी तरह प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है, प्रेडिक्शन है कि अब जो मसलन इसमें मिसाल दी थी कि जो बच्चे MD कैट करके आते हैं वो MBBS में हम कहते हैं जी बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे टूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके वो उस तरीके से चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर रही, उतनी वैलिड नहीं हो रहा असेसमेंट हमारी। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना ये दोनों हो सकते हैं। तो ये वैलिडिटी की कुछ मिसालें वाज़े करने की कोशिश की है जितनी मुझे समझ आई थी, तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि इतनी पूरी तरह जो है ना वो चीज़ों का बोर नहीं है, ये जस्ट शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। और आप माशाल्लाह सारे जो हैं मुझसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, तो इट्स जस्ट गपशप, ठीक है, ऑफ नॉलेज फॉर लर्निंग, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ गलत बोल रही हो तो प्लीज़ उसको ना माफ़ कर दीजिएगा जी। थोड़ा आगे चलते हैं। असेसमेंट ब्लूप्रिंट की बात हुई थी। असेसमेंट ब्लूप्रिंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम जो डेवलप करते हैं असेसमेंट ब्लूप्रिंट करते हैं वो हम अपने एजुकेशनल या क्लिनिकल सेटअप के लिए करते हैं। अब इसमें सिंपलेस्ट जो होता है ना, एक ग्रिड होता है जो कि हमें एग्जामिनर को अलाउ करता है टू जनरेट द कंटेंट वैलिड एग्ज़ाम, ठीक है, एक वैलिड एग्ज़ाम को। अब इसमें ब्लूप्रिंट हमने किस तरीके से करना है, उसके अंदर जो है ना स्टेप्स कैसे होते हैं इसके। सबसे पहले हमने जो है ना कंटेंट एनालिसिस करनी है कि जो कंटेंट है हमारे पास उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर 2 पे हम करते हैं जी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उनको डिटरमिन कर लेते हैं कि जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। लर्निंग उसके बाद नेक्स्ट हम डिटरमिन करते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स फॉर ईच टॉपिक अकॉर्डिंग टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, उसी के हिसाब से हमने हर टॉपिक से जो आइटम्स निकाल लिए, ठीक है। और थर्ड स्टेप के ऊपर हम जो है ना डिटरमिन करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इन तीनों को हम मैपिंग करते हैं इनकी, और मैपिंग करके जो है ना हम अपना ये ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, ठीक है। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद देखेंगे हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद टॉपिक्स, और टॉपिक के बाद क्वेश्चंस। तो इन तीनों को फिर ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग करके हम इसका ब्लूप्रिंट निकालते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कंटेंट एनालिसिस हो जाती है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ठीक है ना, इससे फिर हमारी जो है ना वैलिडिटी एनहांस हो जाती है ब्लूप्रिंटिंग करने से।
जब हम इसको कंटेंट को टेस्ट कंटेंट को केयरफुली मैप करते हैं अगेंस्ट द SLOs। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1 वही ये बात आ जाती है कि वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जो असेसमेंट है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉड्यूल, फीडबैक हो जाता है, और ये हमें गाइड करता है, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो कोई भी टॉपिक ना वो ओवर ना ही अंडर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट यूज़ होता है फॉर द कम्पिटेंसीज एंड स्किल बेस्ड असेसमेंट। और जो है ना कि मतलब स्टूडेंट्स को बताता है जो टॉपिक्स वैल्यूएबल हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ एग्ज़ाम को डिटरमिन करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। इसमें हम इसको अगर कट शॉर्ट करें तो नंबर 1 ये है कि जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो रिपीट नहीं होते। जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं कि लर्निंग नंबर है कंटेंट जो है ना, उसको केयरफुली जब हम मैप करते हैं अगेंस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना अपना डिटरमिन करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी वैलिडिटी एनहांस हो गई। तीसरे पे जब हम देखते हैं जी कि टॉपिक आप कौन कौन सा डालना है इसके अंदर, तो टॉपिक रिपीट नहीं होता। इसके बाद जो है, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से अब हमने डालने हैं, तो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो है ना वो हम बना लेते हैं फॉर द टू चेक द कम्पिटेंसीज एंड स्किल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। और इसके बाद ये एक बहुत बेहतर गाइड है टू बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये इस तरह से हमारी जो रिलायबिलिटी है वो भी एनहांस हो जाती है। फिर जो उन्होंने हमसे बनवाया था एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो हमने बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ तक जो है ना, दैट इज़ जो कि डे 1 हमारा है वो पूरा हो गया, ठीक है। अभी ब्रेक नहीं, और अभी मिलते हैं इंशाल्लाह और डे 2 स्टार्ट करते हैं कि डे 2 में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, ये आप पोस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आप तक, और होप सो कि आप इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। गलती को ताई माफ़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।